हर माँ बाप अपने बच्चों को सबसे पहले यही सिखाते हैं कि आग से मत खेलो, लेकिन क्या होगा अगर एक बच्ची खुद ही आग बन जाए। चार्ली के मम्मी पापा पर किए गए एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट ने उनकी बेटी को एक ऐसी खतरनाक ताकत दे दी है जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। क्या एक छोटी सी बच्ची पूरे शहर को जलाकर राख कर सकती है? चलिए आज की इस वीडियो में देखते हैं फिल्म फायर स्टार्टर 2022 की पूरी कहानी। एक डरावने फ्लैशबैक में हम शार्लीन चार्ली मैगी नाम की एक छोटी सी बच्ची को उसके पालने में शांति से बैठा देखते हैं। शुरुआत में सब कुछ बहुत सामान्य और शांत लगता है, लेकिन पलक झपकते ही कुछ बहुत भयानक हो जाता है। बिना किसी चेतावनी के पालने के चारों तरफ अचानक आग की लपटें उठने लगती हैं और पूरा कमरा आग की चपेट में आ जाता है। ये कोई हादसा नहीं है और न ही कोई शॉर्ट सर्किट, ये खुद चार्ली है। एक बच्ची होने के बावजूद वो अपनी खौफनाक पायरोकाइनेसिस, आग पैदा करने की शक्ति दिखा रही है। उसके पिता एंडी मैगी पूरी तरह घबराए हुए अंदर भागते हैं और जलते हुए कमरे के बीच अपनी बच्ची को बचाने की जी जान से कोशिश करते हैं। तब उन्हें एहसास होता है कि उनकी बेटी के पास ऐसी शक्तियां हैं जो एक आम इंसान की सोच से कोसों दूर हैं। कहानी फिर समय में और पीछे एक दूसरे फ्लैशबैक पर जाती है। एक बहुत कम उम्र का एंडी अपनी गर्लफ्रेंड विक्टोरिया विकी टॉमलिंसन के साथ एक ठंडे क्लिनिकल रिसर्च सेंटर के अंदर बैठा है। वे दोनों एक डॉक्टर की बात सुन रहे हैं जो उन्हें एक ड्रग ट्रायल के बारे में समझा रहा है जिसमें वे शामिल होने वाले हैं। उन्हें बताया जाता है कि उन्हें लॉट 6 नाम का एक केमिकल इंजेक्ट किया जाएगा जो पूरी तरह सुरक्षित और अस्थायी है, लेकिन डॉक्टर इस एक्सपेरिमेंट का असली मकसद उन्हें नहीं बताता। दवा लेने के बाद एंडी के अंदर अनजाने में टेलीपैथिक शक्तियां आ जाती हैं जिससे वो दूसरों के दिमाग को कंट्रोल कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ विकी को टेलीकिनेसिस की शक्ति मिलती है जिससे वो सिर्फ अपनी सोच से चीज़ों को हिला सकती है। जो एक साधारण से एक्सपेरिमेंट के रूप में शुरू हुआ था, उसने चुपचाप एक बहुत ही खतरनाक खेल की बुनियाद रख दी और चार्ली की विनाशकारी शक्तियों को जन्म दिया। आज के दौर में चार्ली किचन टेबल पर चुपचाप बैठी है। वो अभी भी एक डरावने सपने से सहमी हुई है। घर में सन्नाटा है, पर यह साफ दिख रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। उसके माता पिता जल्द ही उसके पास आते हैं। वे उसका डर महसूस कर पा रहे हैं। चार्ली आखिरकार अपना दिल खोलती है और मानती है कि वो बहुत समय से कुछ छिपा रही है। वो कहती है कि वो अपने अंदर की किसी बुरी चीज़ को दबाने की कोशिश कर रही है और इसी वजह से उसकी शक्तियां अब अस्थिर, अनस्टेबल होने लगी हैं और उन्हें काबू करना मुश्किल होता जा रहा है। एंडी और विकी बड़ी चिंता के साथ उसकी बात सुनते हैं क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि वे शक्तियां क्या कर सकती हैं। कुछ समय बाद चार्ली का ये संघर्ष उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर भी असर डालने लगता है। स्कूल में कुछ बच्चे उसे परेशान करते हैं जिससे उसका गुस्सा बढ़ता जाता है। अपनी भावनाओं पर काबू न रख पाने की वजह से चार्ली का सब्र टूट जाता है। अचानक हुए एक धमाके की तरह बाथरूम का एक हिस्सा आग की लपटों में घिर जाता है जिससे पूरे स्कूल में अफरा तफरी और दहशत फैल जाती है। ये कोई सोची समझी साजिश नहीं थी, ये उसकी भावनाओं का एक सीधा असर था, लेकिन इससे ये साबित हो जाता है कि उसकी काबिलियत दिन ब दिन और भी खतरनाक होती जा रही है। वहीं दूसरी ओर एंडी एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो गुप्त रूप से अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है जिसे द पुश कहा जाता है। एक क्लाइंट के साथ सेशन के दौरान एंडी बड़ी चतुराई से उस आदमी के दिमाग पर असर डालता है और उसे स्मोकिंग छोड़ने के लिए मना लेता है। द पुश काम तो कर जाता है, लेकिन इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इस कोशिश से एंडी के शरीर पर बहुत गहरा दबाव पड़ता है और जैसे ही सेशन खत्म होता है उसकी आंखों से खून टपकने लगता है। ये इस बात का साफ संकेत है कि अपनी शक्ति का इस्तेमाल उसे धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है। इसी बीच एक बेहद सुरक्षित खुफिया जगह पर डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक इंटेलिजेंस की सख्त और चालाक लीडर कैप्टन जेन हॉलिस्टर अपनी स्क्रीन्स पर दिख रहे कुछ अजीब थर्मल सिग्नल्स को गौर से देख रही हैं। ये उठती हुई गर्मी की लहरें सिर्फ एक ही जगह से आ रही हैं, चार्ली मैगी। हर धमाके के साथ उनका डर यकीन में बदल रहा है। उस बच्ची की शक्तियां और भी ताकतवर और खतरनाक होती जा रही हैं। जो कुछ वो देख रही थीं उससे परेशान होकर हॉलिस्टर डॉक्टर जोसेफ वैनलेस से मिलने जाती हैं। ये वही वैज्ञानिक हैं जिन्होंने लॉट 6 बनाया था और अनजाने में सुपर ह्यूमन्स की एक पूरी नस्ल तैयार कर दी थी। वैनलेस डेटा को देखते ही बुरी तरह डर जाते हैं और हॉलिस्टर को चेतावनी देते हैं कि चार्ली पहले के किसी भी इंसान जैसी नहीं है। वो जोर देकर कहते हैं कि अगर उसे जल्द ही नहीं रोका गया तो उसकी काबिलियत पूरी तरह से बेकाबू हो जाएगी। उनकी सलाह बेहद कड़वी और डरावनी है। चार्ली को वक्त रहते ख़त्म करना होगा। इस चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए हॉलिस्टर अपने सबसे खतरनाक मोहरों में से एक जॉन रेनबर्ड की मदद लेती हैं जिसके पास खुद भी महाशक्तियां हैं। वो उसे मैगी परिवार को ढूंढने और स्थिति को काबू में करने के काम पर लगाती हैं। रेनबर्ड जल्द ही मैगी के घर पहुंच जाता है और विक्की के सामने बड़े शांत तरीके से खड़ा होता है। खतरे को भांपते हुए विक्की अपनी दबी हुई टेलीकिनेटिक शक्तियों के साथ डटकर मुकाबला करने की कोशिश करती हैं।
लेकिन वो रेनबर्ड की ताकत और बेरहमी के सामने टिक नहीं पाती। एक चौंकाने वाले पल में वो बिना किसी हिचकिचाहट के विक्की को मार डालता है। जैसे ही एंडी और चार्ली घर लौटते हैं, उनका सामना एक भयानक मंजर से होता है। रेनबर्ड ने चार्ली की गर्दन पर चाकू रखा हुआ है और उसे ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन डर और गुस्सा अब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। चार्ली की शक्तियां बेकाबू होकर रेनबर्ड पर भारी पड़ने लगती हैं। एक जबरदस्त धमाके के साथ वो आग की ऐसी भयानक लहर छोड़ती है जो पूरे घर को चीर देती है और हर तरफ तबाही और आग फैल जाती है। इस अफरा तफरी के बीच एंडी चार्ली को पकड़ते हैं और दोनों किसी तरह ऐन वक्त पर वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। वे अपने ट्रक में कूदते हैं और अंधेरी रात में गायब हो जाते हैं, अपने पीछे अपने जलते हुए घर के खंडहर और उस पुरानी जिंदगी को छोड़कर जिसे वे कभी जानते थे। भागते समय एंडी और चार्ली की मुलाकात इर्व मैंडर्स नाम के एक आदमी से होती है। जब कोई और रास्ता नहीं बचता तो एंडी चुपके से अपनी शक्ति द पुश का इस्तेमाल करके इर्व के दिमाग को प्रभावित करता है और उसे उन्हें बोस्टन ले जाने के लिए मना लेता है। इर्व राजी हो जाता है और वे दोनों उसके साथ निकल पड़ते हैं। रास्ते में वे इर्व के घर पर रुकते हैं। शुरुआत में इर्व मददगार लगता है, लेकिन जल्द ही माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। घर के अंदर चार्ली गलती से इर्व की पत्नी को देख लेती है, जो लकवाग्रस्त है और बिस्तर पर पड़ी है। यह देखकर इर्व के अंदर कुछ जाग उठता है। वो गुस्से में फट पड़ता है और काफ़ी खरी खोटी सुनाता है, लेकिन बाद में शांत होकर मानता है कि वो कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्ट कर देता है। तनाव तो बना रहता है, फिर भी वे रात वहीं बिताते हैं। नींद न आने के कारण इर्व पूरी रात टीवी से चिपका रहता है और मैगी के घर में लगी आग की खबरें देखता है। पब्लिक के सामने इस घटना को एंडी द्वारा किया गया एक बेरहम कत्ल बताया जा रहा है। इस बात पर इर्व और एंडी के बीच तीखी बहस होती है। इर्व सवाल करता है कि कहीं उसने किसी खतरनाक अपराधी को पनाह तो नहीं दे दी। एंडी आखिरकार टूट जाता है और सच बताता है, वो कोई कातिल नहीं है। वो सिर्फ एक पिता है जो अपनी बेटी को उन ताकतों से बचाने की कोशिश कर रहा है जो उसका इस्तेमाल करना चाहती हैं या उसे ख़त्म करना चाहती हैं। तभी चार्ली बीच में आती है। इर्व की पत्नी से टेलीपैथी के जरिए बात करने के बाद वो इर्व को बताती है कि उसकी पत्नी ने उसे उस एक्सीडेंट के लिए माफ़ कर दिया है जिसकी वजह से वो पैरालाइज हुई थी। ये शब्द इर्व के दिल पर लगते हैं। पछतावे और भावनाओं से भर जाने के बाद वो आखिरकार मान जाता है और एंडी और चार्ली की रक्षा करने का फैसला करता है। जब पुलिस वहां पहुंचती है, जो इर्व द्वारा पहले की गई एक इमरजेंसी कॉल की वजह से आई थी, तो वह उन्हें रोकने की कोशिश करता है ताकि परिवार सुरक्षित रहे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पास की झाड़ियों में छिपा जॉन रेनबर्ड सबके सामने आता है। बिना किसी चेतावनी के वो पुलिसवालों को बड़ी बेरहमी से मार देता है और फिर इर्व के घुटने में गोली मार देता है, जिससे वो ज़मीन पर पड़ा चीखने लगता है। कुछ ही पलों बाद काले रंग के सरकारी ट्रक उस इलाके को घेर लेते हैं। एंडी और चार्ली को पकड़ लिया जाता है और हिरासत में ले लिया जाता है। इस अफरा तफरी के बीच एंडी अपनी आखिरी चाल चलता है। अपनी बची हुई पूरी ताकत लगाकर वो रेनबर्ड पर द पुश का इस्तेमाल करता है और उसे इतनी देर तक चकमा देता है कि चार्ली पास के जंगल में भाग निकले। अकेली और डरी हुई चार्ली खुद के दम पर सर्वाइव करती है और अपनी आग की शक्तियों को काबू करना और उन्हें और तेज़ करना सीखती है। आखिरकार वो एक साइकिल और कुछ कपड़े चुराती है और एंडी के एक टेलीपैथिक मैसेज के जरिए आगे बढ़ती है, जो डीएसआई की जेल से उसे संदेश भेजता है कि वो आए और उसे ढूंढ निकाले। चार्ली आखिरकार उस डीएसआई फैसिलिटी को ढूंढ ही लेती है। अंदर पहुंचते ही उसका सामना एक अकेले एजेंट से होता है और वो किसी तरह उसका सिक्योरिटी पास कार्ड चुरा लेती है। जब वो एजेंट अचानक घबराकर उस पर बंदूक तान देता है तो चार्ली तुरंत रिएक्ट करती है और इससे पहले कि वो गोली चला पाए, चार्ली उसे मार देती है। वो थोड़ी सहमी हुई है पर हिम्मत नहीं हारती, क्योंकि उसे पता है कि उसके पिता कहीं अंदर ही हैं। उस चोरी किए हुए पास की मदद से चार्ली एक बड़ी सी सीढ़ी से उतरकर फैसिलिटी के सबसे निचले गुप्त लेवल लोअर लेवल्स तक पहुंच जाती है। उसका हर कदम उसे एंडी के करीब ले जा रहा है। आखिरकार वो एक कांच के सेल के पास पहुंचती है जहां उसके पिता को कैद करके रखा गया है। सेल के पास खड़ी कैप्टन जेन हॉलिस्टर चार्ली को चेतावनी देती हैं कि वो अपनी आग का इस्तेमाल न करे, क्योंकि वो जो भी आग छोड़ेगी उससे उसके पिता भी जिंदा जल जाएंगे। सेल के अंदर से एंडी आखिरकार चार्ली से बात करता है। वो सच बताता है कि वो एंडी नहीं बल्कि जॉन रेनबर्ड था जिसने टेलीपैथी के जरिए उसे वहां बुलाया था। अपनी शक्तियों के लगातार इस्तेमाल की वजह से एंडी बहुत कमज़ोर हो चुका है और मौत के करीब है। उसे समझ आ गया है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। अपने आंसू रोकते हुए वो चार्ली से उन सब तकलीफ़ों के लिए माफ़ी मांगता है जिनसे उसे गुजरना पड़ा। फिर एक दिल तोड़ देने वाले पल में वो अपनी आखिरी बची हुई ताकत लगाकर चार्ली को पुश करता है, वो करने के लिए जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वो उससे कहता है कि हॉलिस्टर और उसे जलाते हुए इस पूरी जगह को राख कर दे।
भारी मन से अपने पिता के फैसले को मानते हुए चार्ली अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है। वो हॉलिस्टर और एंडी दोनों को आग के हवाले कर देती है और एक ही झटके में उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। अब इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई चार्ली अपने दिमाग की शक्ति से फैसिलिटी के हर सिक्योरिटी दरवाजे को खोल देती है। अलार्म बज रहे हैं और चार्ली गलियारों से गुजरते हुए अपने रास्ते में आने वाले हर डीएसआई एजेंट को एक एक करके मार देती है, अपने पीछे सिर्फ आग और तबाही छोड़ते हुए। इसी अफरा तफरी के बीच रेनबर्ड का सेल खुल जाता है और वो आज़ाद हो जाता है। जल्द ही चार्ली को कुछ ऐसे जवानों ने घेर लिया जिन्होंने आग से बचाने वाले खास सूट पहने हुए हैं, जिसकी वजह से चार्ली की आग उन पर बेअसर है। जैसे ही वे उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, रेनबर्ड पीछे से आकर उन्हें गोली मार देता है और चार्ली की जान बचा लेता है। फिर वो अपना हथियार छोड़ देता है, चार्ली के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और खुद को खामोशी से उसके फैसले के हवाले कर देता है। चार्ली उसे मारने के लिए तैयार होती है, लेकिन तभी पास के एक शीशे में उसे अपनी परछाई दिखती है। उस पल उसे एहसास होता है कि रेनबर्ड भी बिल्कुल उसी की तरह है, इस्तेमाल किया गया और उन्हीं लोगों के हाथों का खिलौना बना जिन्होंने उसका परिवार तबाह किया। बदले की जगह दया को चुनते हुए चार्ली उसे जिंदा छोड़ देती है। फिर वो मुड़ती है और अपना अधूरा काम पूरा करते हुए पूरी डीएसआई फैसिलिटी को जलाकर खाक कर देती है। कुछ समय बाद चार्ली एक शांत समुद्र किनारे चलती हुई दिखती है और रेनबर्ड कुछ दूरी पर उसके पीछे चल रहा है। दुनिया में जब कोई और नहीं बचा और कहीं जाने की जगह नहीं रही, तो चार्ली आखिरकार रेनबर्ड को उसे अपनी गोद में उठाने देती है। वे दोनों साथ मिलकर अंधेरे की ओर